मामी के कमरे से रोज रात को 10 बजते ही रोने की आवाज़ें आती। जब मैं मामा से पूछती तो वह नजरें चुराने लगते। एक दिन मामा घर पर नहीं थे। यह राज जानने के लिए मामी को मैंने बेहोशी की दवा खिलाकर बेड के नीचे सुला दिया और मामी के बेड पर जाकर सो गई। जैसे ही रात के 10 बजे मेरे बगल में 5 से 6 लड़के आकर लेट गए और मुझे मामी समझकर बारी बारी से मेरे साथ, हे भगवान, मेरा नाम खुशी है, मेरी उम्र 19 साल है। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था, लेकिन मेरे मामा मामी ने कभी भी मुझे माता पिता न होने का एहसास नहीं दिलाया। मैं अपने मामा मामी के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हे भगवान, अब मुझे इन सारे लड़कों से बचा ले, नहीं तो मैं लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। अगले ही पल सुबह 6 बज रहे थे, लेकिन उसी वक्त मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। भगवान जाने क्या आवाज़ें थी, लेकिन जो भी थी मेरा ध्यान भटकाने में अहम अदा कर रही थी। जैसे तैसे करके मैं जल्दी से उठी और खड़ी हो गई और अपने कमरे के दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर बाहर निकली और चारों तरफ नज़र घुमाई। अब उन आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी, फिर भी मैं इधर उधर देखकर महसूस करने लगी। कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे ही मैं पलटी तो इस वक्त आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ें मेरी मामी के कमरे से आ रही थी। मैं बहुत घबरा गई। लगता है मामी की फिर से तबीयत खराब हो गई है। मैं उनके कमरे की तरफ आ गई, मगर मैंने देखा मामा अचानक से मेरे सामने आ गए और कहने लगे, कहाँ जा रही हो खुशी? मैं उनको अचानक देखकर बहुत घबरा गई। वो मामा लगता है मामी को दौड़ा पड़ा है। मैं घबरा कर कहा। मामा ने सर झुका कर कहा, जब वो नॉर्मल हो जाएगी और मैं उसे नाश्ता दे आऊँगा। मामा की बात पर मैं सर झुकाकर खामोश हो गई, क्योंकि मैं भी जानती थी कि मामी को न जाने क्या बीमारी थी। वो अक्सर अचानक किसी को देखकर बेकाबू हो जाती थी और फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। ऐसा पहले नहीं होता था। मामी बिल्कुल ठीक थी, पूरा घर संभालती थी, हमें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन यह सब अचानक से पिछले 2-3 साल से हो रहा था। 2 साल पहले जब अपने मायके गई थी, वहाँ से वापस आई, तब से उनको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सब यही कहते हैं कि शायद इनको कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से इनको दौरे पड़ते हैं। और कभी कभार तो वह अचानक से उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती। न जाने कैसी कैसी बातें करती। अगर कोई भी इंसान सुनता तो अपने कानों पे हाथ लगा लेता। मेरी भोली भाली मामी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने कई बार उनसे मालूम करने की कोशिश भी की, मगर सब बेकार हो गया। कभी तो बहुत बेचैन हो जाया करती थी, कभी बहुत खामोश हो जाए और खामोश नज़रों से मुझे ही देखा करती। उन्हीं दिनों मामा ने मुझे शहर भिजवा दिया और सबसे अच्छा और महंगे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। शायद वो चाहते थे कि मैं घर के अजीब माहौल से दूर रहूं, और शायद उनका फैसला ठीक था, वरना उस माहौल में रहते हुए भी बिल्कुल पागल हो जाती। पागल शब्द अपनी मामी को कहना बहुत ज़्यादा तकलीफ देता, मगर सच तो यही था कि वो दिन ब दिन पागलपन की उनकी हदें बढ़ती जा रही थी। मजबूरन मैं उनका उस हाल पर छोड़कर शहर आ गई थी, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया था जब मेरी मामी न जाने किस तकलीफ से जूझ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की अपनी मामी की तकलीफ में छुट्टी पे आना चाहती थी। मामा किसी न किसी तरह मुझे मना कर देते, लेकिन कि खुशी, तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारी मामी तुम्हें देखकर आपे से बाहर हो जाएगी और उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मुझे लगने लगा था कि मामा मुझे मामी से दूर रखना चाहते हैं और इसके पीछे क्या राज है मैं जानना चाहती थी, मगर मुझे ये मौका नहीं मिल रहा था। दिन रात की लगातार मेहनत और कोशिश के बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो मामा ने मुझे घर आने की इजाज़त दी थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। 3 साल बाद मैं मामी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मामा तो खुद मुझे मिलने आ जाया करते थे। शहर में हमारा एक बहुत बड़ा घर था, जो बस कभी कभार घूमने के लिए खरीदा था। मेरे मामा के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनकी कंपनी हर शहर में एक अपना लेवल बना चुकी थी, लेकिन मुझे अब भी यह बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरे मामा मामी को बाहर क्यों नहीं लेकर गए इलाज के लिए। और ये बात मैं उनसे कई बार कह चुकी हूँ, मगर वो हमेशा टाल दिया करते थे। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मामी को बाहर लेकर जाकर ही रहूँगी। मगर जैसे ही मैंने अपने घर में कदम रखा, मुझे बहुत ही अजीब सी स्मेल का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से नाक बंद कर ली। मामा, ये स्मेल कैसी है?
मैंने अचंभे से उनकी तरफ देखा। वो एक पल में के लिए हड़बड़ा गए। बेटा, आप परेशान मत हो, शायद पड़ोसियों ने कुछ स्प्रे करवाया है, मच्छरों का मौसम है ना, इसलिए। वो जल्दी से कहते हुए नौकर को बुलाने लगे और बिना वजह के नौकर को डांट दिया। तुम लोगों को अब मुझे कहना पड़ेगा कि सामान रूम में पहुंचा दो। उनकी बात पे नौकर ने जल्दी से मेरा बैग उठाया और ऊपर की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि मामा अचानक से परेशान दिखाई दे रहे थे। मामा, क्या हुआ है? लगता है आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं, मैंने उदासी से कहा। तो वो हंस दिए। नहीं गुड़िया, ये आपका वहम है, बस मुझे कोई काम याद आ गया था, वो मुझे गले लगाते हुए कहने लगे। तो मैं भी मुस्कुरा दी। मामा की उम्र और मामी की उम्र में काफ़ी बड़ा अंतर था। मामी अब भी मुश्किल से 40 साल की थी, जबकि मामा अभी 35 साल के ही थे, या शायद उसमें भी कुछ कम। मगर वो काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह भी किया करते थे, तो बहुत स्मार्ट लगते। कभी कभी ये सोचा करती कि उनकी शादी कैसे हुई, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। मामी ने एक बार बताया कि मामा की दूसरी बीवी भी थी, जो उनकी ही उम्र की थी। उनकी तबीयत खराब थी और वो इस दुनिया से चली गई। मामा ने मामी की शादी, लेकिन वो मुझे एक बात बताना भूल गई थी, या फिर जानबूझकर मुझसे छुपाया गया था। वो राज जानकर मेरी दुनिया में तूफान मचा था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, जैसे ही मैं 4 साल बाद घर पहुंची, मामी ने मुझे देखकर हल्का सा इशारा कर दिया कि वो मुझे पहचानती हैं, और मैं डरते डरते उनके करीब गई। उनको बताया, मामी मैं खुशी। मेरा नाम सुनकर वह चौंक गई। खुशी, वो फिर मुझसे पूछने लगी। मैंने उनका हाथ थामा। वो रोने लगी, मुझे गले से लगा लिया। मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने मुझे पहचान लिया और अब वो ठीक हो गई है, मगर ये मेरी भूल थी। काफ़ी देर तक वह मुझे चूमती रही और मामा की तरफ देखकर कहने लगी, रवि देखिए, खुशी आई है। मामा न जाने क्यों उनसे नजरें चुरा रहे थे और मुझे इशारा किया कि अपने कमरे में चली जाऊं। मैं न चाहते हुए भी वहां से चली गई। अब मेरा कमरा बिल्कुल नया किया गया था, सारा फर्नीचर नया था, कलर स्कीम, पर्दे, कालीन, सब कुछ नया और कीमती था। मैं एक चीज़ को छूकर देख रही थी, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने जल्दी से नहा लिया, पूजा करने चली गई। मैं दिन रात मामी की सेहत के लिए मन्नतें किया करती। पूजा करने के बाद मैंने दोबारा नीचे आने की कोशिश की तो उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। तो मामा क्या फ़ोन है? मैंने जल्दी से रिसीव किया। बेटा, अभी तुम नीचे मत आना, अगर आना तो मामी के करीब मत जाना, ठीक है? अभी उनको थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें अच्छे से पहचानने में। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मामा ने कॉल कट कर दी। अब क्या बात हुई? मैं अपने ही घर में कैद रहूँगी, मैंने सोचा। खैर, इसी तरह 2 दिन गुजर गए। मामी से कम सामना हुआ था क्योंकि मामा का ऑर्डर था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मामी से खुल के बात करूँगी, क्योंकि मुझे भी पता था कि मरीज से किस तरह बर्ताव किया जाता है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मामा की गैर मौजूदगी में मैं उनसे मिला करूँगी। मगर यहाँ के नौकर तो मामा के जासूस थे, वो मुझे जाने ना देते और उनके पास खुशी और मुझसे कहते, खुशी मैम साहब ने मना किया है और आपको ना जाने दिया जाए। वो सामने खड़े हो जाया करते और मेरा दिल तड़प कर रह जाता। आज भी जब मैं उनके रूम में जाने लगी तो मामा ने रोक लिया, लेकिन एक दिन मुझे मौका ही मिल गया। जब मामा किसी काम के सिलसिले में देश से बाहर गए हुए थे तो उन्होंने नौकरों से कह दिया कि मुझे मामी के कमरे में जाने की इजाज़त ना दी जाए। मगर मैंने भी मौका पाकर मामी को नींद की गोलियां खिला दी और उनको जल्दी से अपने कमरे में सुला दिया और खुद उनके कमरे में जाकर सो गई। मैं देखना चाहती थी ऐसा क्या है। मामी सुबह 6 बजते ही अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने करती थी। मुझे खौफ भी बहुत हो रहा था, दिल घबरा रहा था। मामी की तरफ से तो मैं बेफिक्र थी, क्योंकि उनको जो मैंने गोलियां दी थी वह उसी बीमारी में दी जाती थी, वो सुकून में थी। मगर मैं समझ गई थी कोई तो राज है इस कमरे में जो मुझे जाने नहीं दिया जाता, और मैं इन्हीं ख्यालों में जाने मुझे कब नींद आ गई और सुबह के 6 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा हो। मैं अचानक हड़बड़ा कर उठना चाहा, मगर मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मुझे 12 लड़कों ने जोर से पकड़ रखा था। मैंने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर वहाँ तो एक बंदा खड़ा ऊंची आवाज़ में बड़बड़ा रहा था और उसके साथी मुझे ऐसे पकड़े हुए थे जैसे मैं यहाँ से उड़कर निकल जाऊंगी। मैं कुछ न कर पा रही थी। कमरे में बहुत अंधेरा था, हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो उस रोशनी ने
जो उस आदमी ने जला रखी थी, जो उनका मुखिया था। मैंने बहुत ही आवाज़ निकालने की कोशिश की, मगर मेरे मुंह पर जोर से हाथ रखा हुआ था। एक जालिम शख्स ने अचानक वो मेरी तरफ देखकर चौंका और आहिस्ता से मेरे मुंह से हाथ हटा दिया और बोला, मुखिया जी, ये तो कोई और है। उसकी बात पर मुखिया ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और मेरी तरफ करके खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। मैं घबरा गई। मुश्किल से मैंने अपना मुंह खोला। कौन हो तुम लोग? मैंने घबरा कर पूछा। मुखिया ने इशारा किया। सारे लड़कों ने मुझे छोड़ दिया और मैं उठकर बैठ गई। कौन हो तुम लड़की, और क्यों तुमने हमारे इतने हफ्ते की मेहनत को खराब कर दिया है? मुखिया तेज और भारी आवाज़ में बोला। खा जाने वाली नज़रों से मुझे देख रहा था। कैसी मेहनत? मैंने हैरत से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे कई दिन से मामी पर झाड़ फूँक का इलाज कर रहे हैं और आज तो उनका इलाज पूरा होने वाला था। कैसा इलाज? मैंने हैरत से पूछा तो वह बोला, तुम्हारी मामी को एक दूध ने अपने बस में कर लिया है, जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, और जब भी हम उसका इलाज करते हैं तो वह दूध उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। इसलिए हमने उन लड़कों को रखा हुआ है जो उसे अपनी ताकत से रोकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं चीख उठी। बोला, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में अभी, वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। जालिम इंसान, तुम इतनी तकलीफ दी मेरी मामी को सिर्फ अपना सिक्का जमाने और पैसे की खातिर। मुझ पे जैसे जुनून सा सवार हो चुका था और मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ पर सारे नौकर इकट्ठे हो गए। खुशी मैम, आप यहाँ? वो सब हैरत में थे। निकालो इनको यहाँ से, वरना मैं अभी सबको पुलिस के हवाले करती हूँ। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और उनको धमकाया। नौकरों के चेहरे के रंग उड़ गया था और उन्होंने जल्दी से उस फकीर और उस आदमियों को जाने को कहा। वो लोग फिर वहाँ से चले गए। अब नौकरों की बारी थी। मैंने उनको इतना डरा दिया कि पुलिस का नाम लेकर वो सब अच्छी तरह से सीधे हो गए और सब कुछ बताया कि कैसे मामा ने उन फकीर को रखा मामी का इलाज करने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने समझदार इंसान को कैसे ये सब ठीक लगा। मुझे रह रहकर फकीर और मामा पर गुस्सा आ रहा था। अब तो मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था और मामी तो रोज ये सब बर्दाश्त करती थी। मैंने नौकरों को डराकर कहा कि अगर मामा को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगी, फिर सड़ते रहना जिंदगी भर जेल में। मैंने गुस्से से कहा। मेरी धमकी काम करने लगी। वो सब वहाँ से चुपचाप चले गए। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और देखा कि मामी गहरी नींद में सो रही थी। उनके चेहरे पे बहुत ही सुकून था। न जाने कितनी रातों के बाद आज वो आराम से सो रही थी। मैंने मामी का कमरा फिर से देखा और एक एक चीज़ छान मारी ताकि मुझे कुछ मालूम हो, और फिर उनके कमरे में मुझे एक डायरी नज़र आई जो काफ़ी पुरानी लग रही थी, जिस पर धूल जम रही थी। मैंने बेचैनी से मजबूर होकर डायरी उठाई, उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मुझे मालूम था किसी की डायरी पढ़ना गलत बात है, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी मामी का ये हाल हुआ था। और हो सकता है इस डायरी में कुछ पता चल जाता, लेकिन मैंने भी सोचा नहीं था कि मुझे वो राज मालूम होगा और मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान ले आएगा। ये मेरी मामी की डायरी थी जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में दास्तान लिखी हुई थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम चिका है। मैंने जब से आँख खोली है तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ रीमा को अपने साये की तरह अपने करीब देखा। वो मेरी दूर की कजिन बहन थी, मगर मुझे लगता था वह मेरी सगी बहन थी, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ बचपन में ही कार एक्सीडेंट में दुनिया से जा चुके थे। तब से मौसा और मौसी जी ने ही मेरी परवरिश की थी। हम लोग एक छोटे गांव में रहते थे और सीधे साधे लोग थे। जब रीमा हम सब से अलग थी, उसकी सोच बहुत अमीरों वाली थी। कभी कभी तो मैं हैरत में पड़ जाया करती थी, वो इतनी आज़ाद ख्यालों वाली कैसे हो गई थी। हमने साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे, तो वो सिर्फ 1 साल मुझसे बड़ी थी। और मेरा हमेशा मुझे यह बताया करती, जब भी कोई मौका हाथ में आए तो उसे जाने मत दो, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जाने में सिखा। तुम अगर किसी के लिए अपनी मर्जी से हट जाओगी तो किसी को नज़र नहीं आओगी। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसकी बातें मेरे सर से गुजर जाया करती थी, लेकिन सच पूछें तो मैं उसकी फैन थी। वो बहुत हसीन थी, फैशन वाली थी, जबकि मैं उससे जो सूरत में भी बहुत कम थी। न जाने क्या कमी थी मुझे, जो मुझे सब लोग उसे हमेशा सुंदर और मेरी तरफ देखते भी ना थे। हालांकि रीमा ने कभी फर्क नहीं किया।
उन्होंने कभी मेरे घर वाले ना होने का एहसास नहीं होने दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रीमा कॉलेज से आकर यह सब करेगी। उसका ध्यान पढ़ाई में कम और लड़कों में ज़्यादा होता था, और ख़ासकर मुझ और उनकी दौलत पर। आशिकों की तो फौज थी उसके पीछे। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद था तो हमेशा यह सोचती थी कि मैं इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ तो देखते भी न थे, सब उसी को देखते थे। वो बहुत चुलबुली थी। फिर एक दिन उसने बताया कि उसे जॉब करनी है। उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। भला लड़की होकर तुम जॉब करती फिरोगी? मामी ने भी अपनी बहन की बातें सुनाई, मगर उस समय उस पर कोई असर नहीं हुआ। समझाने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि रीमा, कितनी बार तुम्हें समझाया है, इस तरह अपना हक जाने मत दो। देखो, मौसी के पास इतना पैसा नहीं है कि हम दोनों की ख्वाहिश पूरी कर सकें, इसलिए हमें खुद कुछ करना होगा। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। फिर उसने भूख हड़ताल कर दी और आखिरकार मामी को अपनी बहन को इजाज़त दे ही दी। आखिर वो मामी की इकलौती बहन थी उनकी, और फिर वो वहाँ भी जाती इंटरव्यू के लिए, मुझे साथ ले जाती ताकि हम दोनों में से किसी एक को तो जॉब मिल जाए। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाया करती थी। फिर एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे ले गई। रीमा, यहाँ तो हमें नहीं मिलने वाली है जॉब। मैंने उसके कानों में कहा। वो हंसी, इतनी जल्दी हार मान ली और मुझसे कहा, देखना, हम में से एक को तो ज़रूर मिलेगी ये जॉब। और उसकी बात सच निकली। सबसे पहले मेरा नाम पुकारा गया। जब मैं अंदर गई तो वहाँ 36 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। उसने कुछ सवाल किए और इंतज़ार करने को कहा। फिर रीमा अंदर गई। कुछ देर बाद रीमा को जॉब करने का लेटर मिल गया। हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इतनी अच्छी जॉब मिल गई थी उसे। फिर वो दिन मैं ऑफिस में रहती। मुझे समझाया कि जॉब है तो वक्त लगेगा। एक दिन उसने मुझे बताया वो छुड़ाने वाला बात। उसने बताया कि उसके जॉब की बीवी मरे हुए 1 साल हो गया है। मैंने पूछा कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तब वो बोली, पगली, खुशी की तो ये बात है, मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। बॉस मुझे पसंद करते हैं और मैंने भी हाँ कर दी है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। उसको तो रिश्ते बात भी तय कर की थी, लेकिन इस बार भी वह भूख हड़ताल कर दी। मैंने अपनी बहन को रीमा को बहुत समझाया। एक ही रट थी कि वह इतनी तकलीफ नहीं सह सकती। मैंने भी रीमा की शादी उसके बॉस के संग कर दी। अब रीमा जा चुकी थी और वह बहुत खुश थी। देश विदेश अमीर पति के साथ घूमा करती। एक दिन उसने मुझे अपना घर दिखाया, जो कि मेरी सोच से भी बढ़कर था। उसका कहना था कि ये फर्नीचर उसकी सौतन ने पसंद किया था, जिसे वो निकालने की सोच रही है, और मैं बस हैरत से मुंह खोले ये देख रही थी। उसी दिन उसने मुझे कहा कि जो जॉब कर रही थी अब वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी, अपने पति से कहकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरे पति की सेक्रेटरी बने। मर्दों का क्या भरोसा। वो हंसने लगी। इसी तरह मैं उसके पति की सेक्रेटरी बन गई। 1 साल बाद रीमा अचानक कहीं चली गई। उसका कुछ पता नहीं चला था। उसके पति उसके लिए बहुत परेशान था। न जाने क्या बात थी। वो हमेशा मुझसे पूछता कि रीमा कहाँ है, कोई कॉल आई क्या? मैं शर्मिंदगी से उसे नज़रें झुका लेती, जैसे मैं कि उनकी कसूरवार हूँ। हो सकता था उसके बीच कुछ अनबन हुई हो। एक दिन मैं हैरत में पड़ गई जब मेरे बॉस ने कहा, काश मैंने रीमा की जगह आपको चुना होता। अपना जीवन साथी बनाने के लिए मुझे आप जैसी लड़की की ज़रूरत थी, बल्कि रीमा को तो सिर्फ मेरी दौलत से मतलब था। उनकी बात सुनकर मैं जल्दी से वहाँ उठ गई। उनकी हिम्मत कैसी हुई ये बात कहने की। फिर कुछ दिन बाद रीमा वहाँ वापस आ गई। उस दिन वो पीला सूट पहनकर आई थी। वो बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन वो कुछ उदास थी। उसने बताया उसका पति उसे तलाक दे रहा है। उसने मुझे एक खत दिया जो उसके पति के लिए था, जिसमें यह लिखा था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती और इसलिए मैं अपनी जान ले रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। यह देखकर मैं परेशान हो गई। तब उसने कहा कि यह सिर्फ उनके दिल में पुरानी मोहब्बत जगाने के लिए है। बस तुम उनके ऑफिस आते ही मुझे कॉल करोगी और मैं नींद की गोलियां खा लूँगी, और तुम उनको ये खत दोगी कि रीमा ने कहा है ये खत आपको शाम को दे दूँ, मगर मुझे गड़बड़ लग रही है, तो मैंने अभी आपको दे दिया। देखना वह भागे चले आएंगे। वो बोली, मगर रीमा अगर वह नहीं आई तो? मैंने घबराकर पूछा। तो तुम 5 मिनट बाद एम्बुलेंस को कॉल कर देना, ठीक है? अब घबराओ मत। देखो, मौका हाथ से जाने नहीं दिया करते। अगर उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मैंने मजबूरन उससे वादा किया, मगर ये मैं सारी रात सो नहीं पाई।
प्लान के मुताबिक मैंने उसे कॉल कर दिया और उसने गोलियां भी खा ली, मगर मैंने वो खत फाड़ कर फेंक दिया। मुझे एक मौका मिल रहा था, मैं क्यों हाथ से जाने देती। और इस तरह रीमा इस दुनिया से चली गई और मेरा रास्ता साफ हो गया। मैं रवि से शादी करके राज करने लगी और उसके आगे के पन्ने फटे हुए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी मामी ने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा करेंगी और साथ ही ये कत्ल की जिम्मेदार भी थी। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी और दूसरे दिन मामा वापस आ गए। मैंने सोचे समझे बिना उनको सब बता दिया था। तब वह काफ़ी देर तक सर झुकाए बैठे रहे। फिर जब सर उठाया तो वह रो रहे थे। यह सच है शिखा ने मुझे खत नहीं दिया था, मगर अगर वो दे भी देती तो शायद मैं उसे बचाने नहीं जाता, क्योंकि उसने मेरे साथ बेवफाई की थी। वो दिल की अच्छी होगी मगर चाल चलन की पूरी हल्की थी, जबकि तुम्हारी मामी मजबूत किरदार की मालिक थी। मगर उससे ये पाप हो गया कि उसने अपनी बहन जैसी कजिन को मरता हुआ छोड़ा, सिर्फ दौलत की खातिर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? जब रीमा की तस्वीर दिखाई तो वह उसी कमरे में रहा करती थी। उसका कहना है कि उसे रीमा दिखाई देती है, पीले सूट के कपड़ों में। उसके दिमाग में अचानक से वो सब चलने लगा। रीमा की मौत को वक्त हुआ था और उस रीमा की डायरी भी उसके हाथ में लगी थी, जिसमें उसने बड़ी मोहब्बत से शिखा का जिक्र किया था। उसमें लिखा था कि दुनिया में बस शिखा ही एक भरोसे के काबिल थी, वरना अपने आप को भरोसा ना था। वह बुरे वक्त में भी उसका साथ देगी। उसके अलमारी में हर जगह उन दोनों की साथ ली गई तस्वीरें रखी हुई थी। इस तरह जब उसे पता चला उसने रीमा की मोहब्बत, उसके भरोसे को किस तरह खत्म किया था, और यही बात उसके दिमाग में छप गई है। अब उसे हर जगह रीमा दिखाई देती है। मैं कैसे उसे किसी डॉक्टर को दिखाता? अगर वो कुछ पूछेंगे तो वही बात बता देगी। मैं नहीं चाहता कि उस उम्र में उसको जेल जाना पड़े। उसने बहुत बुरा किया, मगर अब वो सज़ा भुगत चुकी है। मुझे किसी ने कहा है कि एक फ़कीर है जो उसकी दिमागी बीमारी का इलाज करते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मामा को देखकर मुझे रोना भी आ रहा था। मामी उनकी किए की सज़ा मिल चुकी थी। ये धन दौलत उन्हें कभी सुकून नहीं दे पाई, और तुम्हारी मामी बस दिन रात अपने आप को कोसती रही कि मैं इतनी स्वार्थी हो सकती हूँ। हे भगवान, मुझे कितना बड़ा पाप हो गया है। मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। बस एक ही रट लगाए बैठी है कि अपने आप को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। भगवान मुझे उसकी सज़ा ज़रूर दे। जब तुम छोटी थी तब तो अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि रीमा सिर्फ और सिर्फ शिखा पर ही भरोसा करती है, अपनी कजिन पर भरोसा करती है और इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, बस यही बात उसके दिमाग में बैठ गई। वह दिन ब दिन दिमागी हालत से जूझने लगी। मैं दिन पर दिन परेशान होता चला गया। बहुत समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी दिमागी हालत ख़राब होती चली गई। बस इसलिए मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं देता था। अब तो वह अपने होश में भी बेगाना हो चुकी थी, मगर वो मेरी मामी थी। मैंने फैसला किया था कि उनको इस सदमे से निकलने में उनकी मदद करूंगी, ताकि वो भगवान से माफ़ी मांग लें। सच कहते हैं, इंसान के मन में पता नहीं कब क्या लालच आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। लालच बुरी बला है और ये अच्छे खासे इंसान को बुरा बना देती है।